आज हम बात करेंगे आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। इसकी स्थापना क्या हुई और इसके उद्देश्य क्या हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई, यानी 94 वर्ष पहले विजयदशमी के दिन को। इसके संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र नागपुर में भारत में स्थित है और इसके संचालक वर्तमान स्थिति में मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवक संगठन है जो वैकल्पिक रूप से भारत की सत्तारूढ़ दल के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक संगठन माना जाता है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपेक्षा संघ या आरएसएस के नाम से भी अधिक प्रसिद्ध है। बीबीसी के अनुसार संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है। प्रारंभिक प्रोत्साहन हिंदू अनुशासन के माध्यम से चरित्र परीक्षण प्रदान करना था और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू समुदायों को एकजुट करना था। संगठन भारतीय संस्कृति और नागरिक समाज के मूल्य को बनाए रखने के आदर्शों को बढ़ावा देता है और बहुसंख्यक हिंदू समुदायों को मजबूत करने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा का प्रसार करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय अधिकार विंग समुदाय से प्रारंभिक प्रेरणा मिली। धीरे धीरे आरएसएस एक प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी क्षत्रिय संगठन में उभरा। कई संगठनों को जन्म दिया जिसने कई विचारधाराएं दोनों और क्लबों को अपनी वैचारिक मान्यता को फैलाने के लिए स्थापित करने के लिए अधिकार दिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवकालीन के समय में संघ पर प्रतिबंध भी लगाया गया। फिर इसका विलय जनता पार्टी में हुआ। केंद्र में मोरारजी देसाई के प्रतिनिधित्व में मिलीजुली सरकार बनी। उसके पश्चात धीरे धीरे यह संगठन राजनीतिक की इसकी महत्वता बढ़ती गई। इसके परिणाम भाजपा और राजनीतिक दल के रूप में हुई, जिसे आमतौर पर संघ की राजनीतिक शाखा के रूप में देखा जाता है। उसके पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि प्रधानमंत्री थे भारत के, उनके नेतृत्व में एनडीए की मिलीजुली सरकार भारत की केंद्रीय सतह पर आसीन हुई। संघ के सामाजिक सेवा, सुधार और कार्य। हिंदू धर्म में सामाजिक समानता के लिए संघ ने दलित और पिछड़े वर्ग को मंदिर में पुजारी पद के परीक्षण का पक्ष लिया। उनके अनुसार सामाजिक वर्गीकरण ही हिंदू मूल्य के हनन का कारण है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर की यात्रा के दौरान वहां अनुशासन देखा और छुआछूत की अनुपस्थिति पाई। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की और जाना कि वहां के लोग एक साथ रह रहे हैं तथा एक साथ भोजन कर रहे हैं। राहत और पुनर्निवास। राहत और पुनर्वास संघ की पुरानी परंपरा है। संघ ने उड़ीसा में चक्रवात, आंध्र प्रदेश में चक्रवात राहत कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संघ से जुड़ी सेवा भारती ने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद से परेशान अनाथ बच्चों को भी गोद लिया है, जिनमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही हैं। संघ की उपलब्धिताएं। संघ की उपस्थिति भारतीय समाज के हर क्षेत्र की महसूस की जा सकती है जिनकी शुरुआत हुई। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संघ की भूमिका से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संघ को एक गणतंत्र दिवस के रूप में परेड में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। केवल 2 दिन के पूर्व संरचना पर 3000 से ज़्यादा स्वयंसेवक संघ पूर्ण गणवेश में वहां उपस्थित हो गए। दादर नगर हवेली और गोवा का भी उपनिवेशीकरण संघ के द्वारा ही हुआ। दादर नगर हवेली गोवा के भारत के विलय में संघ की भूमिका अहम रही। 21 जुलाई 1954 को दादर को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया। 28 जुलाई को नारोली और पारिसा मुक्त कराया गया। फिर राजधानी सिलवासा मुक्त कराई गई। संघ के स्वयं सेवकों ने 2 अगस्त 1954 की सुबह पुर्तगाल का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा झंडा फहराया। फिर दादर नगर हवेली पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराकर भारत सरकार को सौंप दिया।
इसी प्रकार स्वयंसेवक संघ ने 1955 में गोवा मुक्ति संग्राम में भी प्रभावी रूप से शामिल हो गए। गोवा में सशक्त हस्तक्षेप से जवाहरलाल नेहरू के इनकार करने पे जगन्नाथ राव जोशी के नेतृत्व में संघ के कार्यकर्ता ने गोवा पहुंचे और फिर वहां पे आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, जिसका परिणाम जगन्नाथ राव जोशी संघ के कार्यकर्ता को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। हालत बिगड़ने पर अर्थात भारत सैनिक के हस्तक्षेप करना पड़ा और 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ। आपातकालीन के दौरान विरुद्ध आंदोलन। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सभी संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक शिष्टाचार और सामाजिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर अपना राजनीतिक अस्तित्व और सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकालीन की घोषणा की। इसी समय इंदिरा गांधी की अधिनायकवादी नीतियां, भ्रष्टाचार और पराकाष्ठा और सामाजिक अर्थव्यवस्था के विरुद्ध स्वर्गीय नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सघन क्रांति आंदोलन चलाया गया। राष्ट्रीय सेवक संघ, जन संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इसका पूर्ण समर्थन मिला। इस आंदोलन में यह वह काफ़ी शक्तिशाली और संगठित देशव्यापी आंदोलन बना। इस समय भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ही मात्र ऐसा संगठन था जो इंदिरा गांधी की तानाशाही के साथ टक्कर लेकर धूल चटा सकता था। इसी प्रभावित प्रतिकार को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी ने संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा अन्य छोटी मोटी संस्थाओं को भी प्रतिबंध किया गया, किंतु राष्ट्रीय सेवक संघ के अलावा किसी की और विरोध का इतना ऊंचा स्वर नहीं उठा। इससे उत्साहित होकर इंदिरा गांधी ने सभी प्रांतों के पुलिस अधिकारियों को संघ के कार्यकर्ता की धरपकड़ तेज करने के आदेश दे दिए। संघ के भूमिगत नेतृत्व ने उस चुनौती को स्वीकार करके समस्त भारतीयों के लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा करने का बीड़ा उठाया और एक राष्ट्रव्यापी हिंसक आंदोलन के प्रयास में जुट गए। थोड़े दिन में देश भर में सभी शाखाओं के तौर पर भूमिगत केंद्रीय नेतृत्व के साथ जुड़ गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भूमिगत नेतृत्व, संचालन, कार्यवाही, प्रचारक एवं संघ के विविध संगठनों ने जनसंघ के विद्यार्थी परिषद, हिंदू परिषद और मजदूर संघ इत्यादि लगभग 30 संगठन ने इस आंदोलन को सफल बनाने में अपनी ताकत झोंक दी थी। संघ के भूमिगत नेतृत्व ने गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल, निष्पक्ष, बुद्धिजीवी एवं विविध विचार के लोगों को भी एक मंच पर एकत्र कर दिया। संघ ने अपने नाम से प्रसिद्ध से दूर रहते हुए राष्ट्र हितों में काम करने की कार्यप्रति को बनाए रखते हुए यह आंदोलन लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा घोषित किया गया। लोक संगठन समिति और युवा छात्र संघर्षण समिति के नाम से ही चलाया गया। संगठन बैठकों में जन जागरण हेतु साहित्य का प्रकाशन, वितरण, संपर्क योजना, सत्याग्रह की तैयारी, सत्याग्रह का स्थान, प्रत्यक्ष सत्याग्रह, जेल में चले गए। कार्यकर्ता के परिवारों को चिंता, सहयोग, प्रशासन और पुलिस की रणनीति को टॉ देने के लिए स्वयंसेवक का गुप्तचर विभाग अनेक कार्यों में संघ के भूमिगत नेतृत्व में अपने संगठन को कौशल का परिचय दिया। इस आंदोलन में भाग लेकर जाने वाले सत्याग्रही स्वयंसेवक संघ की संख्या 1.5 लाख से ज़्यादा थी। सभी आयु वर्ग के स्वयंसेवक ने गिरफ्तारी से पूर्व बाद में पुलिस के लॉकअप में यातनाएं सही। उल्लेखनीय है कि इस बार पूरे भारत में संघ के प्रचारक की कुल संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, जिनसे मात्र ही पुलिस पकड़ सकती थी। शेष भूमिगत रहकर आंदोलन का संचालन करते रहे। स्वयंसेवक संघ ने विदेश में जाकर भी इमरजेंसी को वापस लेने का दबाव बनाने का प्रयास किया। विदेशों में इन कार्यकर्ता ने भारतीय स्वयंसेवक संघ का फेटिश ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से वितरण तैयार किया, जिससे अनेक कामों को अंजाम दिया जाए। बाद में इंदिरा गांधी ने संघ के भूमिगत नेतृत्व व जेलों में बंद नेतृत्व के एक प्रकार की राजनीतिक सौदेबाजी करने का विफल प्रयास किया। उन्होंने कहा कि संघ से प्रतिबंध हटाकर सभी स्वयंसेवक को जेल से मुक्त किया जा सकता है। यदि संघ का आंदोलन अलग हो तो, परंतु आपातकालीन हटाकर लोकतंत्र बहाली से कुछ
कुछ भी स्वीकार करने से मना कर दिया। संघ ने इंदिरा गांधी के पास स्पष्ट संदेश भेज दिया कि वह देश की जनता को इस आंदोलन का समर्थन करे। हम देशवासियों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते, इसके लिए हमें सबसे पहले देश पहले, बाद में संगठन। अंत में देश में प्रचंड विरोध और बहुस्तरीय दबाव के कारण आम चुनाव की घोषणा कर दी गई। इंदिरा गांधी ने समझ लिया कि बिखरा हुआ विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ सकेगा, परंतु संघ ने इस चुनौती को भी स्वीकार करके सभी विपक्ष पार्टियों के साथ एकत्र करने की अति कठिन कार्य को भी कर दिखाया। संघ के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को राजेंद्र सिंह और रज्जू भैया और देवपोन ठेंगडी ने कई प्रयास किए और 4 बड़े राजनीतिक दलों को अपने दलगत स्वार्थ से ऊपर उठकर एक मंच पर आने को तैयार किया। सभी दल जनता पार्टी के रूप में चुनाव के लिए तैयार हुए। चुनाव के समय जनसंघ को छोड़कर किसी भी दल के पास कार्यकर्ता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। संगठनात्मक ढांचे शिथिल पड़ चुके थे। इसी की कमी को संघ ने पूरा किया और लोकतंत्र की रक्षा हेतु संघर्षरत स्वयंसेवक ने अब अपने चुनाव का संचालन बड़े उत्तरदायित्व से किया। अतः जनता विजय हुई और देश